एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ योर एग्जिस्टिंग पेपर 2 सीरीज, जिसमें हम आपके वीकली एडिटोरियल्स को, आपके जो वीकली एडिटोरियल हैं उन्हें कवर अप करेंगे। इस एक स्पेसिफिक वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, हम द हिंदू के जो आपके एडिटोरियल हैं एंड आपके इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल हैं उन्हें कवर अप करेंगे, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपके रहे हैं या फिर कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी रही है। एंड इस एक स्पेसिफिक वीडियो में अगर मैं कहूँ तो हम 20th ऑफ दिसंबर से लेकर आपका 26th ऑफ दिसंबर तक जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको हम थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन के साथ कनेक्ट करेंगे, बट स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादा मैं रिकॉल यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि एडिटोरियल्स आर क्वाइट लेंथी। पूरे वीक के एडिटोरियल्स को एक वीक में एक वीडियो में, जो कि आपकी 1 आवर से 1.5 आवर तक हम रखते हैं, ठीक है, इतने टाइम ड्यूरेशन में उसको लिमिट कर पाना इज़ अ बिट डिफिकल्ट। तो स्टैटिक पोर्शन को पूरा मैं यहाँ पे रिकॉल नहीं करवाने वाली। आई विल जस्ट टेल यू कि इस पोर्शन को आप किस तरीके से अपना पेपर 2 में यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो ये है, ऊपर से आपका जो ये वाला वीक था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक रहा है। काफ़ी प्रेसिंग इश्यूज़ के ऊपर इस वीक में डिस्कशंस रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे द लेसन्स फ्रॉम चाइना ऑन टैकलिंग पॉल्यूशन, ठीक है। फिर है ऑन द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। आपको क्लियरली पता चल जा रहा होगा कि दोनों ही एडिटोरियल में जो बात हुई है वो दिल्ली के एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग हुई है, ठीक है। दिल्ली एयर पोल्यूशन का जो इशू रहा है आपका, उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बात यहाँ पे एडिटोरियल में जो आपके एडिटर्स हैं उन्होंने की है। और इसी टाइप के रिलेटेड आर्टिकल्स को हम एक साथ देखा करेंगे, जैसे कि आपका लेसन फ्रॉम चाइना ऑन टैकलिंग पोल्यूशन, राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट, एंड देन आपका आता है इंडियाज पोल्यूशन क्राइसिस, ठीक है। और फिर एक अर्बन एरिया से रिलेटेड एक और आर्टिकल है आपका। इसका जो आपका कनेक्शन है, ठीक है, द अर्बन फ्यूचर विद सिटीज एज डायनामिक इकोसिस्टम, ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, बट सिंस इट इज़ रिलेटेड टू सिटीज़ तो मैंने इसको यहाँ पे इकट्ठा रखा है। ऐसे ही आपके 3 to 4 आर्टिकल्स इस वीक जो हैं दोनों न्यूज़पेपर्स के मिला के दिल्ली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड थे, तो उन्हें मैंने यहाँ पे इकट्ठा रखा है। सभी आर्टिकल्स में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट निकली हम उन्हें यहाँ पे एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? फाइन। चलो दूसरा हम देखते हैं, बाकी आपके जो रहे हैं, एक ये अरावली वाला मैटर, इसको हम देखेंगे, ठीक है। फिर आपका SIR है ना, इसके रिगार्डिंग हमें मिला कुछ देखने को, इसको देखेंगे। फिर आपका आता है रिसेंटली बार बार न्यूज़ में एक रिपोर्ट आपकी, या फिर मैं कहूँ कि एक न्यूज़ आपकी रिपीट हो रही है कि इंडिया का जो डोपिंग लेवल है, कंट्री नंबर 1 ऑन डोपिंग लिस्ट मस्ट क्लीन अप, ठीक है। इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो यूथ है, इसको आप कनेक्ट करेंगे सीधा आपका यूथ एंड स्पोर्ट्स का जो कनेक्शन होता है, वहाँ पर आपका ड्रग कंजम्पशन, जो डोपिंग हो रही है इतनी ज़्यादा, ठीक है, उसके अराउंड क्या इश्यूज़ हैं उसको हम देखेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि बार बार रिपीट हुआ है न्यूज़ में, है ना। तो यूजुअली आपका जो पेपर 2 के टॉपिक्स रहते हैं वो बार बार रिपीटेड वाले में से ही आता है ना। और आपका हम क्या करेंगे, मंथ के एंड पर आपका जो मंथली करंट अफेयर है, जैसे आपका पेपर 1 का आता है वैसे ही पेपर 2 का भी आएगा, ठीक है। पेपर 2 का भी उसी तरीके से आने वाला है ना। पेपर 2 का भी वैसे ही आएगा, लेकिन पेपर 2 में हम लोग मंथ के एंड पे आपका विजन मैगजीन की कवरिंग, ठीक है, एक तो विजन मैगजीन की कवरिंग प्लस आपके जो मंथ में पूरे में रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, रिपोर्ट के, आर्ग्यूमेंट के एंड एसे के, उनकी एक लिस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। उनको अपने एंड से चाहो तो नोट डाउन कर लेना, है ना। एक ये टॉपिक हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंडिगो वाला क्या इशू था, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार न्यूज़ में रिपीट हुआ है तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, एक थोड़ा सा इसको देख लेंगे, बट ये उतना भी मतलब इम्पॉर्टेंट तो ये है डेफिनेटली, बट ये आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपका एक और ये आता है, जैसे अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया अफ्रीकन इकोनॉमीज। देखो इसे आई एम नॉट गोइंग टू रीड, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया की विजिट थी वहाँ पे, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिट टू नामीबिया एंड घाना, है ना। तो चाहो तो देख सकते हो, हालांकि इसके ऊपर पेपर 2 में डायरेक्टली कुछ आने के चांसेस नहीं है। हाँ, इंडिया साउथ जो कंट्रीज़ हैं आपकी, ठीक है, ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ कैसे अपने कनेक्शंस बना रहा है और क्या इंडिया का पोटेंशियल है, हल्का सा थोड़ा बहुत हम उसको देख लेंगे, ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर ये आपका जो MG नरेगा वाला इशू रहा है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, है ना। MG नरेगा के आगे अराउंड आपके 2 से 3 आर्टिकल रहे थे, ठीक है। तो एक आर्टिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा उसको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया आपके,
फिर आगे आपका डाउरी। देखो डाउरी वाला ये आर्टिकल मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, ठीक है। इसे मैं यहाँ वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, क्योंकि डाउरी जो है इट इज़ समथिंग जो कि आपने स्टैटिक पोर्शन में पूरा ही पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। चलो ये आपका एक नया टॉपिक है, अपस्किलिंग गैप में विमेन जो है वो पीछे रह रही है, इसको हम देखेंगे, है ना। फिर आपका एक और है, ये है थोड़ा सा चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। देखो हम स्पेसिफिकली अगर स्टैटिक पोर्शन में देखें, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन जनरल पढ़ते हैं, उसमें हम विमेन एंड चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग पढ़ते हैं, ठीक है। हम ड्रग ट्रैफिकिंग पढ़ते हैं, ठीक है। बट हम स्टैटिक पोर्शन में अलग से चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं। तो अगर ऐसा कोई आर्टिकल हमें मिल जाता है तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है ये थोड़ी सी लेंथी रहेगी, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थोड़े से ज़्यादा है ना। चलो सबसे पहले से अगर हम यहाँ पे शुरू करें तो आपका इन 3 आर्टिकल्स में दिल्ली का जो पोल्यूशन का क्राइसिस है उसके बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। अब पोल्यूशन के पीछे के रीजंस क्या हैं ये यहाँ पे इन्होंने बताया है, ठीक है। एक एक करके हम उन रीजंस को देखेंगे कि दिल्ली का पोल्यूशन का केस क्या है, इंडिया का केस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। जैसे कि आपका सबसे पहले हम इस वाले आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये इसकी एडिटर है वो कहती हैं कि एक रिपोर्ट है द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ इन क्लाइमेट चेंज एस्टिमेट दैट एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू ओवर 1.7 मिलियन डेथ्स इन इंडिया। एक तो ये डेटा याद रखना, ठीक है। 1.7 मिलियन डेथ्स हमारी कंट्री में दे आर हैपनिंग डायरेक्टली बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा शार्प इंक्रीज देखने को मिला है। स्टिल आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने पार्लियामेंट को कोई भी कंक्लूसिव डेटा या फिर मॉर्टेलिटी के रिगार्डिंग कोई भी स्पेसिफिक डेटा दिया नहीं है। तो गवर्नमेंट के एंड से कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैगिंग देखने को मिली है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक वाटर प्योरीफायर के ऊपर कहा है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही हैं। दिल्ली में आपका प्रोटेस्ट चल रखा है, प्रोटेस्ट इज पोर्ट्रेट इन इनएफिशिएंसी प्राइवेट इनोवेशंस एज वर्च्यू, ठीक है। इसको भी हम बाद में देखते हैं। एयर पोल्यूशन इज ऑफ्टन डिस्कस्ड एज एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। यहाँ से ध्यान से देखना, इन रियलिटी इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट एक्सक्लूजनरी पब्लिक हेल्थ फेलियर। दोज विद रिसोर्सेज कैन सी देमसेल्व्स इंडोर्स, इंस्टॉल फिल्टर्स एंड वर्क रिमोटली। देखो ये कहती हैं कि पोल्यूशन जो है वो कंबाइंडली हो सबकी वजह से रहा है, स्पेशली आपका वेहिकुलर एमिशन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ठीक है। बट जो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है, सोसाइटी में जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो आपका स्ट्रीट वेंडर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, ट्रैफिक पुलिस, स्कूल चिल्ड्रन एंड डेली कम्यूटर्स ब्रेथ द वर्स्ट एयर ऑल डे एंड एवरी डे। इन लोगों के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है। इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं पेपर 2 के लिए? यही कि आपका जो एयर पोल्यूशन है वो डीप डाउन कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटीज़ को बढ़ावा दे रहा है। क्यों? क्योंकि पीपल जो आपके एल्डरली हैं, बच्चे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, दे आर ऑलरेडी सोशली बैकवर्ड, दे आर ऑलरेडी सोशली वल्नरेबल एंड उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फर्दर बढ़ा दे रहा है एयर पोल्यूशन। एक पॉइंट ये कनेक्ट करके रखो इसमें से, आर्टिकल में से, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये कहती हैं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्राइसिस हो किस वजह से रहा है। उसके पीछे इन्होंने आपको बहुत सारे रीजंस आपने इसके पीछे सुने होंगे, है ना। अगर उन रीजंस को मैं यहाँ पर रिकॉल करूँ, रीजंस इन्होंने यहाँ एडिटोरियल में डिस्कस नहीं किया और ये रीजंस आपने अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़े होंगे, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपका वेहिकुलर इमिशन हो गया, ठीक है, आपका इंडस्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ विच आर अराउंड दिल्ली, है ना, इनकी वजह से हो गया, ठीक है, मेनली ये है। फिर आपका एयर कंडीशनर्स, ठीक है, एक स्टबल बर्निंग भी कहा जाता है, लेकिन इस साल ये लोएस्ट रहा था, है ना। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि सोर्स है डस्ट के, है ना, स्मोक के, फोटोकेमिकल पार्टिकल्स के, ठीक है, PM 2.5, PM 10 पार्टिकल्स के, ये सोर्स हैं। इस प्रॉब्लम को फर्दर बढ़ावा किसने दिया है? फर्दर बढ़ावा इस चीज़ को दिया गया आपके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसके बारे में ये कहती हैं कि वीक एनफोर्समेंट ऑफ एमिशन नॉर्म्स। इंडिया में कहीं ना कहीं ये प्रोविजन आ चुका है कि BS4 से BS6 पर शिफ्ट करना है, ठीक है, बट स्टिल शिफ्ट देखने को नहीं मिला, है ना। फिर अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन डस्ट, ठीक है, इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, स्टबल बर्निंग ड्रिवन बाय पॉलिसी गैप्स,
ठीक है, कंजेस्टेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स अ रूम लेवल डिवाइस कैन सॉल्व, दे आर स्ट्रक्चरल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स। हुआ क्या था कि कुछ लोगों ने मीडिया पे ये स्टेटमेंट दे दी थी कि एयर प्योरीफायर जो है उसका इन्वेंशन है, वो काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे इन्वेंशन किया था उसका किसी आईआईटी के बच्चे ने, आईआईएससी के बच्चे ने, और उसे काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे वो अवेल करवा रहा था। तो इन्होंने कहा है कि ठीक है, इनोवेशन इज़ गुड बट एयर पोल्यूशन इज सच अ प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन जहाँ से सोर्स हो रहा है, जहाँ से आपके पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, वहीं पे उसके सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है ना। एक रूम में प्रेजेंट डिवाइस इस पूरी प्रॉब्लम को होलिस्टिकली सॉल्व नहीं कर सकती है ना। ये सिटीजन्स की प्रॉब्लम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, जिसे सबको एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। अब मल्टीफेसेटेड अप्रोच कैसे लगानी है, इसके लिए आपका यहाँ पे ये आर्टिकल दिया गया है, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्लोबल रिसर्च बॉडीज़ ने कंसिस्टेंटली कहा है कि जो मोस्ट इफेक्टिव वे है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, वो है कि उसके सोर्स से ही उसको कंट्रोल करो, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका हो गया, है ना, वाटर स्प्रेइंग आपका हो गया जो कि इंस्टेंट रिलीफ देता है, ठीक है। फिर आपका कंजेशन को कम करना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो डस्ट है वो एरिया जो वेल रेगुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली के अराउंड जितना भी स्टबल बर्निंग का केस था उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, उन्हें स्टैंडर्डाइज्ड एमिशन नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, है ना। जो उनके इलेक्ट्रिक बहुत सारे मतलब आपके ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से जो चिमनीज में से या इंडस्ट्रीज़ में से जो निकलता है आपका एमिशन, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। सो मैनी सच डिवाइसेस आर देयर, ठीक है। तो इस टाइप के काम के लिए इन्होंने कहा है क्लीनर एनर्जी ट्रांजिशंस, स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर एमिशन स्टैंडर्ड्स, reliable public transport, regulated construction practices, and robust municipal waste system reduce pollution before it reaches human lungs. Air purifiers do not. इन्होंने यहाँ पे कहा है कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा एम्फेसिस, स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर एमिशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। फिर आपका आता है रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल नहीं है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इसीलिए पीपल गो फॉर प्राइवेट, ठीक है। फिर आता है आपका रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, ज़्यादा डस्ट नहीं होनी चाहिए। एंड देन रोबस्ट म्यूनिसिपल वेस्ट सिस्टम। दिल्ली के अराउंड बहुत सारी वेस्ट जो है वो ओपनली डंप की जाती है ना, ठीक है। ये आप लोगों ने स्टैटिक पोर्शन में पोल्यूशन के टॉपिक में पढ़ा होगा कि ओपन बर्निंग, लैंडफिल साइट्स पे ओपन बर्निंग की वजह से बहुत सारी मीथेन, CO2, है ना, वो रिलीज होती है, ठीक है। और दिल्ली में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली क्राउडेड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस इन्होंने यहाँ पे दिए थे। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि ठीक है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, प्लस लोगों के एटीट्यूड में देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम, है ना। लोगों का माइंडसेट जो है वो प्रॉपरली कल्टिवेटेड नहीं है, इन द सेंस कि लोग जो हैं वो प्रोटेस्टर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड देन सम पीपल सेड कि देखो दिस पर्सन हैज़ इन्वेंटेड समथिंग इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टिंग, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोटेस्ट को गलत माना गया। गलत चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट गलत कैसे हो सकता है, ठीक है। इस बात पे तो लोगों को अपना एटीट्यूड जो है वो उसको कल्टिवेट करने की प्रॉपर ज़रूरत है, ठीक है। इस एक पर्टिकुलर आर्टिकल में हमने एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ देख लिए, हमने उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए वो देख लिए, ठीक है। और एयर प्योरीफायर्स जो हैं वो भी इंस्टॉल किए जाएंगे इंडिविजुअल हाउसेज में, लेकिन वो एक सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब इसमें एक केस स्टडी है यहाँ पे जो कि आपका दूसरा आर्टिकल में दी गई है, और ये केस स्टडी है आपकी बीजिंग की, है ना। बीजिंग आपका चाइना में, ना, चाइना में एक सिटी है, चाइना की कैपिटल है ये, ठीक है। तो बीजिंग ने जो है 2013 से लेके 2021 के बीच में, ठीक है, 2013 से लेके आपका 2021 के बीच में 9 साल में इसने 50% ऑफ द PM2 लेवल को जो है वो डिप कर दिया है। एंड नाउ इट इज़ अ वेरी वेरी क्लीन सिटी, ठीक है। तो कैसे जो है बीजिंग ने ये माइलस्टोन जो है वो अचीव किया, इसके बारे में एडिटर आपसे कहती है। ये भी एक केस स्टडी है जो कि दिल्ली के लिए यूज़ होगा, है ना। बीजिंग का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना तो वो एक्सीडेंटल था, नॉन इंक्रीमेंटल था, ये एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच थी,
पहला पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है, इसमें एक एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान था प्रॉपर, और दूसरा द ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन था। ठीक है, एक्शन प्लान गवर्नमेंट का था, प्रोटेक्शन कैंपेन जो है वो सिविल सोसाइटीज एंड सिटीजन अवेयरनेस पे था। ठीक है, सिटीजन्स की तरफ से। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना। अब आगे देखो, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने एक टॉप डाउन इंटरवेंशन लगाया। टॉप डाउन इंटरवेंशन का मतलब होता है, टॉप डाउन इंटरवेंशन में यहाँ पे इन्होंने बताया है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर लोकल बॉडीज जो हैं, है ना, लोकल बॉडीज जो हैं वहाँ तक सभी ने कोलैबोरेट किया और एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच लगाई। अब वो मल्टीफेसेटेड अप्रोच क्या थी? देखो, एक तो इनका जो क्लीन एनर्जी के ऊपर एम्फेसिस था, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर एम्फेसिस था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, है ना। ऑन स्वीपिंग टॉप डाउन इंटरवेंशन अक्रॉस एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री, इन 3 डायमेंशंस पे वर्क करना है ना। जब भी कभी देखो तो इन 3 डायमेंशंस को ऐसे लिख लिया करो। अगर अर्बन पोल्यूशन या दिल्ली के ऊपर कुछ भी आ जाए, ठीक है, एयर पोल्यूशन के ऊपर, एक एनर्जी सेक्टर पे वर्क करना, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस, दूसरा ट्रांसपोर्ट। तो क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं, जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों को युद्ध अभ्यास बैच में पढ़ाया था, ग्रीन मोबिलिटी अलग से पूरा टॉपिक करवाया गया था ये। ठीक है, तो ग्रीन मोबिलिटी, है ना। फिर आपका क्या आता है, इंडस्ट्री पे प्रॉपर रेगुलेशन, है ना, एमिशन नॉर्म्स का प्रॉपर फॉलो होना एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है ना। अब बीजिंग की जो स्ट्रेटजी थी उसमें क्या क्या था, 3 फीचर्स, अगेन 3 फीचर्स थे। एक कोहेरेंट पॉलिसी थी, दूसरा उसका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट था, तीसरा रीजनल कोऑर्डिनेशन। यस, दिस रीजनल कोऑर्डिनेशन जो है ये आपका टॉप डाउन अप्रोच का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एंड दिस इज समथिंग जिसे इंडिया लैक करता है। ठीक है, 3 फीचर, एक कोहेरेंट पॉलिसी, उसका एनफोर्समेंट एंड देन रीजनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप लिखोगे, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है वो एक्सपेंड किया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और शट डाउन कर दिया हंड्रेड्स ऑफ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को जो कि अगल बगल के बीजिंग के एरिया में थी, या फिर उन्हें रिलोकेट कर दिया। पहला पॉइंट क्या किया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चलाई। दूसरा, शट डाउन की पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। फिर क्या किया, रिप्लेस्ड थाउजेंड्स ऑफ कोल फायर्ड बॉयलर्स को। ठीक है, फिर चाइना 6 नॉर्म्स को जो है वो प्रॉपरली व्हीकल्स में फॉलो किया गया। बिल्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेंसेस्ट PM 2.5 रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज की गई। एक एक करके सारे पॉइंट्स देखते चलना। ठीक है, क्या था, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इंडस्ट्रीज की रिलोकेशन, कोल फायर्ड बॉयलर्स को रिप्लेस कर दिया, फिर स्ट्रिक्टर जो है आपके व्हीकुलर एमिशन नॉर्म्स लगाए। ठीक है, PM 2.5 की रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम लगाया, एंड इम्पोज्ड सब्सटेंशियल पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, ये आपका मेन केस स्टडी है। ठीक है, फिर इन्होंने भी वही बात कही है कि इंडिया क्या लैक करता है। इंडिया जो है, इंडिया के पास में एनवायरमेंटल लॉज आर देयर। देखो जैसे ये है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वेस्ट, कंस्ट्रक्शन, एमिशन, सबको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर पॉलिसी पार्ट इज देयर। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है उनकी इफेक्टिव एनफोर्समेंट में, जो कि चाइना ने करके दिखाई बट हम नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, देखो तो इंडिया हैज रोल्ड आउट मेनी इनिशिएटिव्स लाइक दीज, ग्रेडेड एक्शन प्लान, ऑड इवन पॉलिसी आपके हो गई, क्रॉप रेसिड्यू मेजर्स हो गए, आपके स्टबल बर्निंग को रोकना हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, स्टिल ये जो इनिशिएटिव्स थे, पहली बात तो ये कि देवर लार्जली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये की पॉइंट आपको याद रखना है, देवर लार्जली रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, देवर ईदर रिएक्टिव इन नेचर, है ना, और या फिर ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो सारे गवर्नमेंट के प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं, ये एक्टिवेट होते थे जब पीक पे चीज़ें पहुंच जा रही है, जब पोल्यूशन आपका पीक पे पहुंच जा रहा है, उस टाइम पे सडनली कंसर्न आता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी। बाकी टाइम पे नो एफर्ट इज देयर। दिल्ली में अगर गर्मी के मौसम में भी व्हीकुलर एमिशन और इंडस्ट्रियल एमिशन को कंट्रोल किया जाए तो सर्दियों में ऑब्वियस सी बात है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट दैट डजंट हैपन इन दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि एक रिएक्टिव पॉलिसी, दूसरी एक्टिवेटेड ड्यूरिंग पोल्यूशन पीक रेदर देन इम्बीडेड इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और दूसरा आपकी जो एजेंसीज हैं यहाँ पर, है ना, आपकी लोकल गवर्नमेंट अलग है, दिल्ली की गवर्नमेंट अलग है, यूनियन गवर्नमेंट अलग है, लोगों का एटीट्यूड अलग है दिल्ली के, है ना, तो उसकी वजह से ये जो पीस मील अप्रोच इनकी इतनी चली है, या फिर अलग अलग जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से
अभी तक इंडिया को एक प्रॉपर सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना। चाइना ने जो है लोकल गवर्नमेंट के रोल को जो है वो बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ किया है और लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही प्रॉपर यूनिफॉर्म एक्शन, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रैपिड इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला है, ठीक है। बल्कि इंडिया में मल्टीपल म्यूनिसिपल बॉडीज़ के हाथ में कुछ आता है, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में आता है, सब अपना अलग अलग चल रखे हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे इन्होंने एक और बात कही है, ऑल्सो बीजिंग मॉडल इंटर प्रोविंशियल अलाइनमेंट, है ना। दिल्ली में तो ब्लेम गेम चलता है कि दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है किसकी वजह से, हरियाणा एंड पंजाब की वजह से। बल्कि इस साल हरियाणा और पंजाब का जो स्टबल बर्निंग था वो लोएस्ट था, 90% कट वॉज देयर, स्टिल दिल्ली में पोल्यूशन के लेवल्स आर वेरी वेरी हाई। सो व्हाट डज दैट शोज, है ना, ब्लेम गेम इज देयर, ठीक है। तो इंटर प्रोविंशियल अलाइनमेंट देखने को मिलना चाहिए, जिससे कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का डायरेक्टिव जो है टू एड्रेस डबल बर्निंग फ्रॉम एडजॉइनिंग स्टेट्स रिमेन अनऑथोरिटेटिव। इंडिया के केस में दिस इज द प्रॉब्लम। तो इंडिया क्या चीज सकता है अल्टीमेटली, हम क्या देख सकते हैं, पहला तो ये है कि गवर्नेंस जो है वो एपिसोडिक रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए कि पीक आवर्स में आ गई, है ना, जब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सिर्फ तब है। लॉन्ग टर्म मिशन के फॉर्म में चलना, एक गोल सेट करके चलना थ्रू आउट द ईयर गवर्नमेंट को, नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द पीपल, द लोकल गवर्नमेंट एंड द बॉडीज, म्यूनिसिपल बॉडीज, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका IMD, जो भी सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेट करके मिशन ओरिएंटेड होना होगा। दूसरा, इंडिया को जो है वो ट्रांजिशन फटाफट करना होगा क्लीन एनर्जी पे, जो कि इंडिया कर भी रहा है, इस काम को हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर दिल्ली को जो है अपना एनर्जी एफिशिएंट प्लान खुद का बना के रेडी करना होगा लोकल एरिया के अकॉर्डिंग। बीजिंग में क्या हुआ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है बहुत ही प्रोएक्टिवली वर्क किया, तब जाके कुछ हुआ, ठीक है। फिर इंडिया को जो है वो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना चाहिए BS6 नॉर्म्स का, ठीक है। फिर EV चार्जिंग फैसिलिटी, जो आपकी ग्रीन मोबिलिटी की फैसिलिटी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करना, इंसेंटिवाइजिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड ड्रामेटिकली स्ट्रेंथनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर एसेंशियल, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना, उसको रिलायबल बनाना, फिर आपका मोबिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की तरफ जाना, ठीक है। फिर आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो रीलोकेशन ऑन पेपर टू फंक्शनल एंड इंडस्ट्रियल जोन्स विद यूटिलिटीज। यूजुअली पेपर पे इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाती है बट इन रियलिटी वो रिलोकेट नहीं होती है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स इंडिया को लेने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे एक और आर्टिकल था जो कि सिमिलर लाइंस पे था। इसमें इंपॉर्टेंट बात मुझे बस ये देखने को मिली है कि ये आपका एक यहाँ पर इन्होंने एक केस बताया, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं रीड कर देती हूँ। एक केस इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है ना, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ऐसे प्रॉब्लम्स के केस में, हेल्दी एनवायरनमेंट के केस में, यूजुअली एक डेमोक्रेसी में, ठीक है, यूजुअली एक डेमोक्रेसी में इसे आप कंक्लूजन की तरह यूज़ करना, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट वाले पॉइंट को ऐसे में अपने में, ये डेमोक्रेसी में पब्लिक एंड गवर्नमेंट के बीच में देयर शुड बी अ ट्रस्ट, ठीक है। और वो ट्रस्ट तब बनता है जब गवर्नमेंट अपने एंड से अपने काम को ऑनेस्टली करे और पब्लिक से भी उसका काम ऑनेस्टली करवा पाए। इन्होंने यहाँ पे कहा है ना, कि पब्लिक ट्रस्ट जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल डॉक्ट्रिन बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल इन विच द स्टेट सर्व्स एज द ट्रस्टी while people or the communities own the resources, ठीक है। एक तो ये देखो, फिर इन्होंने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट बताई है जिसमें इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने MK रजित सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 में केस था जिसमें इन्होंने राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, है ना, या फिर राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ जो है रिकॉग्नाइज किया था अंडर आर्टिकल 21, आपको ये याद भी होगा। एंड ऑल्सो राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। क्यों, अभी हमने देखा एयर प्योरीफायर का केस। एयर प्योरीफायर, आपका वाटर प्योरीफायर कौन लगा सकता है, एक अच्छी इनकम वाला। लेकिन मोस्ट तो फिर इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी सोशल इनइक्वालिटीज एक्सपेंड हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स की वजह से, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। एक तो इस चीज़ को अपने ऐसे में कंक्लूजन में यूज़ कर लेना, ठीक है। फिर आपका एक आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 इसको याद रखना, ठीक है। बस इतना आपका दिल्ली के पोल्यूशन क्राइसिस के रिगार्डिंग था। ये 3 आर्टिकल्स हमने कनेक्ट करके देख लिए। फिर एक आपका एक ये आर्टिकल है, इसमें मैंने 2 SDGs कनेक्ट किए। एक आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, दूसरा रिस्पॉन्सिबल ट्रांजिशन टू सिटीज़। एक अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग आपका एक SDG है, ठीक है। जाके उसको देखना कौन से वाले हैं, ये दोनों ही, है ना, इनको देखना।
इस एक पर्टिकुलर आर्टिकल में, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। एक तो क्या है ना, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए भी नहीं ले रही क्योंकि ये आपने अपना माइग्रेशन का टॉपिक पढ़ा होगा। माइग्रेशन के टॉपिक में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नया इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने बस यही कहा है कि हमारी सिटीज़ जो हैं उनका जो इकोसिस्टम है दैट शुड बिकम डायनेमिक। इस वर्ड को, इन की वर्ड्स को आप अपने कंक्लूजन में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि यूजुअली जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं दे फेस सर्टन प्रॉब्लम्स, है ना। सर्टन प्रॉब्लम्स में एक तो पहला तो ये जो लाइन इन्होंने यहाँ पे कही है ना, द डिस्कनेक्ट बिटवीन द सिटीज़ वी डिज़ाइन, द सिटीज़ वी विश टू इनहेबिट, द सिटीज़ वी लिव इन इज़ द क्रिटिकल मिसिंग लिंक इन आवर टेल ऑफ इंटरकनेक्टेड रियलिटीज़, ठीक है। इन लाइन्स को जो है एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा इन्हें ऑल्टर करना, ठीक है। ऑल्टर ऐसे करना, द कनेक्ट बिटवीन द सिटीज़ वी डिज़ाइन, द सिटीज़ वी विश टू इनहेबिट, द सिटीज़ वी लिव इन इज़ द क्रिटिकल लिंक, मिसिंग वर्ड को काट देना, लिंक इन आवर टेल ऑफ इंटरकनेक्टेड रियलिटीज़। इसको एज इट इज़ कंक्लूजन में यूज़ कर लेना, ठीक है। इसमें आपका एम्फेसिस डाला जा रहा है कि जो सिटी हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हमें मियर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी स्टोरी आपकी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो बना के सिर्फ खड़ी नहीं कर देनी है कि बड़े बड़े मॉल्स बना दिए और हो गया, है ना। सिटीज़ जो हैं वो इनहेबिट करने के लायक भी होनी चाहिए, ठीक है। वो एक अच्छी लिविंग लाइफ भी प्रोवाइड करें। इसमें इन्होंने स्पेसिफिक एम्फेसिस डाला है माइग्रेंट्स की लाइफ के ऊपर, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है कि माइग्रेंट्स का जो एसिमिलेशन होता है सिटी में जब वो रूरल एरिया से आते हैं, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइग्रेंट का एसिमिलेशन, है ना, ये कीवर्ड इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। फिर इन्होंने यहाँ पे कहा है डू व्हाट रोमन्स डू, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये होता है कि आप वही करिए जो यहाँ पर रहने वाले लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये एक आपकी प्रोवर्ब है, यूज़ की जाती है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ बैरियर्स डिस्कस किए कि करके वो सारे बैरियर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कि एक माइग्रेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वाइल माइग्रेटिंग टू अ सिटी। पहला है आपका लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं देती है, लैंग्वेज आपका एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फेच करने में भी प्रॉब्लम देती है, ठीक है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी होती हैं वो आपकी इजीली नेगोशिएट की जा सकती हैं अगर आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज इजीली बोल पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि ये लोग जो है इनकी लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से दे गेट मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। एक तो ये है, इन्होंने कहा है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन अलाइनमेंट विद सिटीज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, है ना। फिर इन्होंने इन चीज़ों को बाद में देखते हैं, रिफ्लेक्ट्स अ सिस्टमिक टेंशन बिटवीन द वाइब्रेंट एंड दिस प्लेस्ड अपॉन सीकिंग बेटर लाइफ, ठीक है। इनटू, हाँ, लिंग्विस्टिक टेक्स्ट जो आपका है ये एक इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बन जाता है, ये पॉइंट हमने देख लिया। नेविगेटिंग अ जॉब सर्च, नेगोशिएटिंग कॉम्प्लेक्स हाउस अग्रीमेंट्स और accessing essential government benefits or health care becomes a bureaucratic maze when official documents and primary communication channels are monolingual, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज से सिर्फ इकोनॉमिक में नहीं, आपका वहाँ की गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं उन्हें अवेल करना, क्यों? क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ स्टेट में क्या होता है, कुछ स्टेट्स में उनकी लोकल लैंग्वेज में चलता है। जैसे आप तमिलनाडु में जाओगे तो इट विल बी इन तमिल, इफ़ समबडी इज़ गोइंग फ्रॉम यूपी तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक इशू है। फिर आपके गवर्नमेंट के हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, चाहे वो हाउसिंग अग्रीमेंट्स हो जाएं, चाहे वो रेंटिंग अग्रीमेंट्स हो जाएं, ठीक है। कोई भी फैसिलिटी उन्हें वहाँ पे चाहिए, हाउसिंग, रेंटिंग, इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, है ना, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, एक प्रॉपर लीगल एसिमिलेशन इन द सिटी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। और कल्चरल और लिंग्विस्टिक फ्रिक्शन की वजह से ही इकोनॉमिक रोड ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे कहा है इट ऑफन चैनल्स माइग्रेंट्स इनटू इनफॉर्मल इकोनॉमी में ही ये लोग रह जाते हैं, ठीक है। हायर और जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सोशल मोबिलिटी की वजह से कर्टेल हो जाती हैं, है ना। और वहाँ की गवर्नमेंट को ये चीज़ अभी रियलाइज्ड नहीं है कि दूसरी जगह से आने वाले माइग्रेंट्स जो वो कितना सिग्निफिकेंटली उनके इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कहा है लेबर, स्किल्स और जो टैक्सेस हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि लेबर आपकी स्किल ला रही है, वो अर्न कर रही है, वो टैक्सेस पे कर रही है, ठीक है।
तो इतना इम्पॉर्टेंट काम ये माइग्रेंट्स एक न्यू सिटी में जाके करते हैं, स्टिल दे आर डिनाइड फुल एंड इक्वल एक्सेस टू द वेरी अपॉर्चुनिटीज़ एंड सर्विसेज दे वर प्रॉमिस्ड गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो यही जो इंटीग्रेशन का फेलियर है, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने कहा है कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसका ब्लूप्रिंट है, वो बनाया जाना चाहिए बाय टेकिंग केयर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबडी, ठीक है। एक मल्टीलिंगुअल अप्रोच यहाँ पे लगानी चाहिए, ठीक है। वेरियस कल्चर्स को, हमारी जो इमर्जिंग सिटीज़ हैं, ठीक है, हमारी जो इमर्जिंग सिटीज़ हैं, इनके रिगार्डिंग इनका जो सेटअप है वो मल्टी कल्चरल होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है ना। और इसके बारे में इन्होंने फिर यहाँ पे कहा है, फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस देने शुरू किए हैं, ठीक है। अब ये सॉल्यूशंस आपने जो है अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़े होंगे, तो इनके दिए हुए सॉल्यूशंस अगेन दे विल बी सेम, जो आप स्टैटिक में पढ़ते हैं वही होते हैं मोस्टली, है ना। तो उसको यहाँ पे रीड करने की अलग से कोई ऐसे सच आपको ज़रूरत नहीं है, उसको रीड करना ज़रूरी भी नहीं है। इधर स्टैटिक में आपने माइग्रेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, वहाँ से उसको कर लेना, ठीक है। बस यहाँ से कंक्लूजन देख लो, द रिकॉग्निशन दैट द कंफर्ट, सिक्योरिटी एंड वैलिडेटेड बिलोंगिंग ऑफ द लिव्ड एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट मेजर ऑफ सक्सेसफुल अर्बन डिजाइनिंग। कंक्लूजन के लिए चाहो तो इन लाइन्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो इतना हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने कवर अप कर लिया अब तक, है ना। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। अब आपका अरावली के बारे में इन्होंने यहाँ पर इस एक स्पेसिफिक आर्टिकल में कहा है कि अरावली इसके रिगार्डिंग अभी आपकी कंट्रोवर्सी क्या हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसने कहा कि 100 मीटर के एलिवेशन के ऊपर जो हिल्स हैं उसी को, या फिर उसके सराउंडिंग एरिया की जो हिल है उसी को अरावली डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अरावली के लिए, अरावली तो वो नीचे वाला भी रहेगा, बट जो लीगल प्रोटेक्शन होती है, जो लीगल प्रोटेक्शन है वो इस रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। तो इससे क्या हो रहा है कि 90% ऑफ द पोर्शन जो है वो अब लीगल प्रोटेक्शन के बाहर चला गया। कैसी प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइनिंग एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये बात कही है आपकी किसने? इंटरनल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कंसर्न ये आया है कि अरावली का अगर 90% पोर्शन जो है वो लीगल प्रोटेक्शन के बाहर चला जाएगा तो इलीगल माइनिंग होने के चांसेस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। इसी के रिगार्डिंग आपका प्रोटेस्ट चल रखा है कि सेव अरावलीज, ठीक है, सेव अरावलीज। अब इसमें इन्होंने इस एक स्पेसिफिक आर्टिकल में अरावलीज की इंपॉर्टेंस बताई है, ठीक है। प्लस अरावलीज क्या चैलेंजेस फेस करती हैं और उसके लिए किस सॉल्यूशंस की ज़रूरत है ये बताया। एक एक करके हम ब्रीफली वो सारा देख लेते हैं। देखो अरावलीज की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरावली की जो स्ट्रेचिंग है ना वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 स्टेट्स में होती है। इट स्पेंस अक्रॉस 37 डिस्ट्रिक्ट्स। अब इस डेटा को एनालाइज करो, अगर ये 37 डिस्ट्रिक्ट्स में आती है तो मतलब 37 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो इस पर हो सकती है ना। तो बहुत बड़ा थ्रेट है अरावली के लिए, है ना। फिर 700 किलोमीटर ऑड रेंज ये आपकी है, जिसका 560 किलोमीटर का एरिया जो है वो राजस्थान में आता है ना। और जो स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं उसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं, है ना। इंपॉर्टेंस जो है आपकी या फिर रिलेवेंस जो है अरावली की, उसको यहाँ पे मैंने 3 से 4 सब हेडिंग्स में हमने डिवाइड किया है। पहला आपका जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो इन्होंने बताई है, ठीक है। दूसरी आपकी जो एक तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, दूसरा जो आपकी नेचर सर्विसेज देता है ना, सर्विसेज टू ह्यूमन बींग्स को जो सर्विसेज मिली हैं वो, ठीक है। फिर इसकी जो मिनरल इंपॉर्टेंस है, मिनरल या फिर मैं कह दूं कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो एक है उसको हम देखेंगे, ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को। और फिर हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंस इसकी यहाँ पे ये रह रही है कि आपके जो वेटलैंड साइट्स होते हैं, जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया वाली इंपॉर्टेंस होती है, टाइगर रिजर्व्स वगैरह, उसके बारे में थोड़ी सी बोलिए। फिर कुछ चैलेंजेस हैं इन फ्रंट ऑफ अरावलीज, उसको हम देखेंगे, ठीक है। एक एक करके इन शॉर्ट हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है इनका इकोलॉजिकल कंसर्न अराउंड द अरावलीज। इकोलॉजिकल कंसर्न के बारे में अगर देखा जाए यहाँ पे तो अरावलीज जो हैं इकोलॉजिकली ये क्या करती हैं? प्राइसलेस इकोलॉजिकल सर्विसेज देती हैं। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि दे एक्ट एज अ इकोलॉजिकल शील्ड फॉर द
नॉर्दर्न प्लेन्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे क्या होता है, अरावली जो है आपकी, अरावली के वेस्टर्न साइड पे देयर इज थार डेजर्ट। ठीक है, तो अरावली जो है ना आपकी, वो थार डेजर्ट के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को रोकती है। फर्स्ट पॉइंट, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है थार डेजर्ट का, वो बिकॉज ऑफ अरावलीज रोकता है। ठीक है ना। दूसरा, इट ऑल्सो ब्रिंग्स हेल्दी रेन इन द नियर बाय रीजन। जहाँ पे अरावली के अराउंड जो एरिया है वहाँ पे अच्छी रेनफॉल होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग सर्विसेज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर उस एरिया में। ठीक है, एक और चीज़ इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे इन्होंने ये बताई है कि जो अरावलीज के रॉक्स हैं उनमें काफ़ी क्रैक्स हैं, है ना। तो अच्छे क्रैक्स जो हैं रॉक्स में प्रेजेंट होने की वजह से जो वाटर होता है वो इन रॉक्स के थ्रू अंदर तक सीप हो जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो मिलता है बिकॉज ऑफ अरावलीज। अदरवाइज क्या होगा, अरावलीज नहीं होंगी या फिर ये क्रैक्स जो हैं ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा तो वाटर का रन ऑफ होता है और वो साइड में बह जाता है। ठीक है ना, आपका ड्रेनेज में चला जाएगा, थार डेजर्ट में चले, मतलब इस तरीके से इधर उधर चला जाता है, वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाता। लेकिन अरावलीज के रॉक्स में, जो हार्ड रॉक्स हैं उसमें क्रैक्स होने की वजह से वाटर जो है फिल्टर भी होता है प्रॉपरली, और वो जो वाटर एक्विफायर है ग्राउंड में प्रेजेंट वो प्रॉपरली रिचार्ज भी होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। रिचार्ज एक्विफायर्स एंड ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड सस्टेन सीजनल रिवर्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। गुजरात और राजस्थान में रिवर जैसे कि आपकी लूनी रिवर हो गई आपकी, है ना, फिर वहाँ पे नर्मदा रिवर भी आपकी है, चेनाब रिवर आपकी है। ठीक है ना, इनको सस्टेन करने में अरावलीज का रोल इज देयर। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, प्लस ये आपके ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो डिवाइड करती है। ड्रेनेज सिस्टम को इन द सेंस चंबल एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, इनको जो है ये जो आपकी बे ऑफ बंगाल वाला जो ऐसे करके रिवर सिस्टम जाता है उसको अरावली डिवाइड करती है यहाँ से जो अरेबियन वाले में जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंस है ना। फिर एक और इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि अरावली रेंज में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, जैसे कि आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया, है ना, फिर आपका सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हो गया, सारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, पॉइंट्स नोट करते जाना। फिर आपके इंपॉर्टेंट लेक, सांबर लेक, सुल्तानपुर लेक, पुष्कर लेक, फतेह सागर लेक। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, है ना, जैसामन, जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया आपका। ठीक है, फिर इकोलॉजिस्ट ने जो है वो अरावली की इंपॉर्टेंस में फर्दर कहा है कि ये जो है दे आर हाईली फ्रैक्चर्ड वेदर्ड एंड पोर अलाउइंग रेन वाटर टू पर्कुलेट डीप इनटू द ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये हो गया इनविजिबल रिजर्व जो भी प्रेजेंट है वाटर का, उसको ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना। एक और पॉइंट यहाँ पे इनका ये था कि आपका जो दिल्ली है, ठीक है, जो जब हम ह्यूमन सर्विसेज की बात करें तो जो दिल्ली है, दिल्ली में ऑलरेडी पोल्यूशन का क्राइसिस इज देयर। अरावली इसकी वजह से थार डेजर्ट से जो सैंड उड़ती है ना वो दिल्ली में आने से रुकती है बिकॉज ऑफ अरावलीज। तो दिल्ली को प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं अरावलीज जो है। ठीक है, थार डेजर्ट से आने वाली गर्म हवा जो है उससे थोड़ा बहुत बचा लेता है ना, सैंड जो वहाँ से उड़ के आती है उससे। ठीक है, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि आपका इसमें देखा जाए तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कि स्पीशीज जो यहाँ पे फाउंड होती हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि स्पीशीज जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, सांबर डियर, ठीक है, चीतल, डेजर्ट फॉक्स, ब्लैक बक, हाइना, इन सब की इंपॉर्टेंस के लिए अरावली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हुए। एंड इसी के साथ साथ अरावलीज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल रिजर्व है। ठीक है, ये होगी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, है ना। मिनरल रिजर्व इन द सेंस यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स आपके, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एक लिस्ट दी थी, इसी में थी वो लिस्ट, ये देखो ये रही, है ना। इट इज़ अ होम टू लेड, जिंक, कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन एंड हैज़ reserves of critical minerals such as tin, graphite, molybdenum, niobium, nickel, lithium and rare earth elements, ये सारे यहाँ पे प्रॉपरली प्रेजेंट हैं, जो कि ट्रांजिशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हाई एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी मतलब क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स को मोस्टली जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, वो भी चाइना जैसी कंट्री से। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आपका एक्सपोर्ट सिक्योरिटी के लिए, आपके अपने टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अरावलीज क्या क्या चैलेंजेस फेस करी हैं। जब बात आती है चैलेंजेस की तो सबसे पहला चैलेंज यही है डिफॉरेस्टेशन। पहले अरावलीज जो था वो पूरा ही ग्रीन था, अब यहाँ पे स्मॉल पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्मॉल पैचेस जो है आपके वो
देखने को मिलते हैं। दूसरा है क्वॉरिंग, ठीक है, क्वॉरिंग एंड आपका जो माइनिंग है, इलीगल माइनिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। किसके लिए? आपका इन्हीं चीज़ों के लिए, ठीक है, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, आपका मार्बल जो होता है उसके लिए, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर इरोजन इज देयर, इरोजन क्योंकि ड्राई एरिया है तो विंड इरोजन, ठीक है। इरोजन तो चलो एक नेचुरल सी चीज़ है, बट इरोजन एक और चीज़ से हो रहा है, वो है डिफॉरेस्टेशन। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इन फ्रंट ऑफ अरावलीज। जैसे कि आपका देखा जाए तो माइनिंग एक्टिविटीज हैव डैमेज्ड एक्विफायर्स, ड्राइड अप लेक्स, रिड्यूस द रेन्स एबिलिटी टू सपोर्ट वाइल्ड लाइफ। डेजर्टिफिकेशन इज एक्सर्बेटिंग एज डेजर्ट सैंड मूव्स ईस्टवर्ड, कॉम्प्रोमाइजिंग रीजन्स लाइक गुड़गांव एंड अलवर, ठीक है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, वो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक तो आप याद रखना, ठीक है। इस एक प्रोजेक्ट के प्रोटेक्शन के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की है, तो है ना। तो ये जो आपकी माइनिंग है यहाँ पे लीगल और इलीगल दोनों तरीके से हो रही है, और जो इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन एक्सपेंशन है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक थ्रेट है। फिर ये अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट, इसका ध्यान रखना, प्लस अरावली इसको ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस, ये जो इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे डिस्कस की है, इससे बचाने की जरूरत है। इसके लिए इन्होंने कहा है कि सेंटर ने न्यू डेफिनेशन इज ओनली फॉर माइनिंग पर्पसेस, हाउ इट प्लेज आउट फॉर रियल एस्टेट सेक्टर remains to be seen. These pressure call for a stricter protection of mountain range which is already under stress. ठीक है, क्लियर हो गई चीजें? चलो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे कवर अप कर ली। SIR को पढ़ने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, ठीक है। देखो SIR का जो पर्पज है, SIR का जो पर्पज है, ठीक है, तो SIR को इन्होंने कहा है कि SIR जो है वो ना तो साउंड है और ना ही कंप्लीट है। देखो SIR की दो मेन गोल हैं। मैंने आपको कहा था कि SIR के बारे में इन डिटेल ये कैसे पूरा रोल आउट हो रहा है, इसको आप पढ़ के रेडी कर लें। इसको ब्रीफली हम यहाँ देखते हैं इसमें ये कि पहला इसका जो पर्पस था वो था इसका साउंडनेस, और दूसरा था कंप्लीटनेस, ठीक है। ये दो पर्पस इसके थे। साउंडनेस का मतलब होता है कि जितने भी लोग जो कि एलिजिबल नहीं हैं वोटर बनने के लिए, वो इलेक्टोरल रोल के बाहर होने चाहिए, ठीक है। और कंप्लीटनेस का मतलब था कि जो जो इंसान एलिजिबल है वो इलेक्टोरल रोल के बाहर नहीं रहना चाहिए, है ना। तो जो एलिजिबल है वो होना ही चाहिए, और जो एलिजिबल नहीं है वो गलती से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एडिटर कहते हैं कि SIR में अपने ही कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब सबसे पहले हम SIR के कुछ प्लस पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। हम एक एक करके अगर उसकी एडवांटेजेस देखें तो देखो, दिस एक्सरसाइज इज वेरी मच इनटू, है ना, दिस एक्सरसाइज इज वेरी मच इनटू दी, क्या बोलूँ मैं इसको, फेवर ऑफ योर डेमोक्रेटिक स्पिरिट के, ठीक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट के फेवर में है। कैसे कि इलेक्शन से पहले प्रॉपरली आपका इलेक्टोरल रोल जो है वो रिवाइज करके रेडी किया जा रहा है। फर्स्ट एडवांटेज तो इसका यही है। सेकेंड एडवांटेज अगर हम इसका देखते हैं तो वो ये आता है आपका कि इससे जितने भी, ठीक है, इससे जितने भी इन एलिजिबल वोटर्स हैं, ठीक है, इन एलिजिबल जितने भी वोटर्स हैं, या फिर जो फेक आइडेंटिटीज़ के थ्रू, फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वोटर बन के मतलब एंट्री लिए हैं, या फिर जिनकी आईडीज़ जो हैं वो डुप्लीकेट हो चुकी हैं, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। इनका जो पर्पस था वो यहाँ पे यही था कि क्या रिमूव करना है इन्होंने, एक तो डुप्लीकेशन को रिमूव करना है, ठीक है। फिर इसके अलावा जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, जो एलिजिबल नहीं है ना, वो लोग, है ना। फिर इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एक और बताया था, डुप्लीकेशन, डिलीशन एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। इन तीन पर्पसेस के लिए ये है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ज़्यादा फेयर, है ना, ज़्यादा रिलायबल, है ना, रिलायबल, फेयर एंड इन कॉन्फॉर्मिटी विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एक ऐसी वोटर लिस्ट रेडी होगी इंडिया में, ठीक है, जो कि आपका क्या करती है, वोटर्स जो होते हैं आपका वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है रिप्रेजेंटेशन जो है, डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर होगी, ठीक है। इलीगली माइग्रेंट्स आपके हो गए, है ना, अदर कंपोनेंट सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो फेक सिटीजनशिप लेके बैठे होते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोगों की आईडीज जो होती हैं वो डुप्लीकेट होती हैं, तो वो ऑल्टर करते हैं इलेक्शंस के रिजल्ट को, तो वो ओरिजिनल रहेगा। प्लस इट इज़ इन कॉन्फॉर्मिटी विद द
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जिसमें कि फेयर इलेक्शन आपके होने चाहिए, ठीक है। और सिटीजनशिप एक्ट में भी सिटीजनशिप एक्ट जो है आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 वाला, उसकी भी कॉन्फॉर्मिटी में ये प्रैक्टिस जो है आती है, ठीक है। तो ये मतलब इसके 3 to 4 पर्पसेस जो हैं यहाँ पे एक एडवांटेजेस जो है हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन देयर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस टू, ठीक है। एक तो प्रोसेस जो है वो फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, ठीक है। एक तो आपकी ये पॉइंट हो गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कॉस्ट आ रही है, ठीक है। इतना तो हमें क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इंडिया जैसी कंट्री में, है ना, जहाँ पे कि आपको सिटीजनशिप जो है वो डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इन चीज़ों के बेसिस पे मिलती है, ठीक है। बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के बेसिस पे आपको ये अवेल होती है। लेकिन इंडिया में जो है लोगों के पास में, ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती है ना, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम आपकी क्या है, फेक डॉक्यूमेंट्स। फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सारे इनएलिजिबल लोग फिर से एंटर हो जाएंगे, ठीक है। चलो उसका वेरिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट्री नीड इतनी ज़्यादा एसआईआर के अंडर दिखाई गई है, तो कंट्री में देर आर सो मैनी पीपल जिनके पास, जो खास करके ओल्ड सिटीजन्स आपके हैं, उनके पास में उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उनके पेरेंट्स के बर्थ के रिगार्डिंग कोई भी वेरिफिकेशन के लिए कोई भी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। वो लोग सच में इंडिया के सिटीज़न हैं, बट स्टिल दे कैन नॉट प्रूव कि वो इंडिया के सिटीज़न हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स उनके पास में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ऐसे लोग जो है दे विल बी लेफ्ट आउट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम इंडिया में है, ठीक है। प्लस इन्होंने कहा है कि प्रोसीजरल डिटेल्स डज नॉट गारंटी करेक्टनेस। एसआईआर के बाद भी कोई गारंटी नहीं मिल रही है कि एक फेयर और एक रिलायबल हमारी इलेक्टोरल लिस्ट जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। जैसे कि इनफॉर्मल एनालिसिस ऑफ प्रोटोकॉल्स, करेक्टनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्विन प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीटनेस एंड साउंडनेस। अप्लाइड टू इलेक्टोरल रोल्स, कंप्लीटनेस डिमांड्स दैट नो एलिजिबल सिटीजन be disfranchised, whereas soundness demands no ineligible person be included, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। लेकिन फिर इन्होंने कहा है कि इंडिया में जिस हिसाब से कागज़ का मतलब डॉक्यूमेंट्स वर्क करते हैं, उस हिसाब से तो ये दोनों ही काम जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएंगे, ठीक है। ग्रांटिंग लोकल ऑफिशियल्स वाइड डिस्क्रिशन टू लेबल वोटर्स डाउटफुल विदाउट वेरीफाइबल एंड यूनिफॉर्मली अप्लाइड क्राइटेरिया बियॉन्ड linkage to proper revision introduces arbitrariness that undermines completeness, ठीक है। डाउटफुल इन द सेंस कि किसी भी वोटर को जो है वो डाउटफुल डिक्लेयर कर सकते हैं जो लोकल ऑफिशियल्स हैं जो कि इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, जो आपके पोल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जब उस किसी भी इंसान को एज अ डाउटफुल वोटर लेबल कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका वोटिंग राइट जो है वो छिन जाएगा, एंड दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रॉपर्ली एसआईआर की एक्सरसाइज करवानी थी तो किसको डाउटफुल डिक्लेयर किया जाएगा, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है, इसकी क्लियर मैंडेट, है ना, एक क्लियर सेटअप जो है, क्लियर ब्लूप्रिंट बना के पहले रेडी करना चाहिए था, उसके बाद प्रॉपर रिवीजन जो है वो करवाना चाहिए था, ठीक है ना। रिलायंस ऑन आइडेंटिटी एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स दैट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद सर्टेनिटी रेजेस concerns about the soundness, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। These concerns are compounded by the over reliance on post facto challenges to wrongful deletion. Such an approach reverses basic principle of natural justice by permitting deprivation of the franchise without prior notice or hearing, shifting the burden of challenge and proof onto citizens, ठीक है। सिटीजन्स को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है, खास करके जो पुराने लोग हैं, जो थोड़े से एज्ड लोग हैं, जिनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेल नहीं होते थे, उनके पेरेंट्स की बर्थ कब हुई थी इसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बर्डन बनाता है ना। और सिटीजन्स का क्या है, सिटीजन्स को तो यही है कि ठीक है नहीं है डॉक्यूमेंट, वोट देने को नहीं मिलेगा, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमारी कंट्री में बहुत ही कम लोग वोट को जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी मानते हैं, ठीक है, बाकी लोग नहीं मानते हैं,
है ना। तो इससे कहीं ना कहीं कंट्री के इलेक्टोरल रिजल्ट्स के ऊपर, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बताया इन्होंने? इसका सॉल्यूशन इन्होंने ये बताया है कि स्टैब्लिशिंग अ ट्रस्टवर्दी नेटवर्क ऑफ डी डुप्लीकेटेड आइडेंटिटीज एंड सिटीजनशिप रिक्वायर्स केयरफुल प्रोटोकॉल डिजाइन। पहले एक प्रॉपर प्रोटोकॉल डिजाइन की जाए जिसमें क्लैरिटी हो अबाउट द सिस्टम गारंटीज की, ठीक है, जो भी हो रहा है, जो भी डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है, ये गारंटीड अच्छे रिजल्ट्स देगा। फॉर SIR टू कमांड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, कंप्लीटनेस मस्ट बी प्रिविलेज्ड ओवर साउंडनेस। इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी इनएलिजिबल बंदा वोटर लिस्ट में घुस जाता है एक बार को, दैट इज फाइन, बट कोई भी एलिजिबल इंसान वोटर लिस्ट के बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये वही प्रिंसिपल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस के केस में फॉलो करता है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स छूट जाएं, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान जो कि इनोसेंट है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो भी इंसान एलिजिबल है वो वोटिंग लिस्ट के बाहर नहीं होना चाहिए। तो कंप्लीटनेस शुड रूल ओवर साउंडनेस। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं, है ना। अब ये जो डोपिंग वाला मैटर है ना, इसको ना थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे क्योंकि बार बार रिपीट आपका न्यूज़ में हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब डिटेल में अर्बनाइजेशन जैसा, पोल्यूशन जैसा टॉपिक नहीं है जिसे हम बहुत ज़्यादा इन डिटेल देखें। देखो इसमें क्या है, आपकी एक लिस्ट है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा इसको कहा जाता है। ठीक है, ये अपनी एक ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स निकालती है। ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स का मतलब है कि स्पोर्ट्स में ड्रग्स की डोपिंग नहीं होनी चाहिए, बट कुछ कंट्रीज़ जो हैं इस पॉइंट को ऑफेंड करती हैं, यानी कि उनमें उनके एथलीट्स में डोपिंग के इंस्टेंसेस जो है बहुत ज़्यादा नोटिस किए गए। इंडिया ने इस लिस्ट को टॉप किया है, और पहली बार टॉप नहीं किया है, थर्ड ईयर कंसिक्यूटिवली, यानी कि 2022, 23 और 24 तीनों में टॉप किया है। इसका मतलब यही निकला, है ना। और इंडिया में 2024 में जो इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन थे उनमें से 260 पॉजिटिव केसेस निकल के आए डोपिंग के। ठीक है, अब ये इसमें कहते हैं कि ये कोई स्टैटिस्टिकल अनोमली नहीं है, नंबर्स में या काउंटिंग में गड़बड़ नहीं है, ये इंडिया का एक सिस्टमेटिक फेलियर है। क्यों ये ऐसा हो रहा है, इसके पीछे के इन्होंने कुछ रीजंस यहाँ पे बताए हैं। क्विकली उन रीजंस को देख लेते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि इंडिया में कुछ कोचेज़ ऐसे हैं, या मोस्टली कोचेज़ ऐसे हैं जिन्हें चाहिए क्विक सक्सेस, पहला पॉइंट। दूसरा, इंडियन एथलीट्स की जो काउंसलिंग है, ठीक है, और जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि दे वांट शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस, है ना। और दूसरा ये है कि इंडिया में एंटी डोपिंग एजुकेशन जो है, फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर आपके स्कूल में होता है जिसे आप कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो, ठीक है, उसकी कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो एंटी डोपिंग एजुकेशन प्रॉपर्ली पेनिट्रेट करनी चाहिए, है ना। प्लस इसकी ये 3 रीज़न हमें मिल गए। पहला क्विक सक्सेस, दूसरा एथलीट्स को शॉर्टकट चाहिए, तीसरा डोपिंग की एजुकेशन इंडिया में प्रॉपर नहीं है, एंटी डोपिंग एजुकेशन, है ना। चौथा रीज़न ये है कि इंडिया में स्पोर्ट्स को देखा जाता है एज अ वे टू एस्केप पॉवर्टी, सोशल मोबिलिटी के लिए। तो लोगों को क्विक सक्सेस चाहिए उसी की वजह से। प्लस स्पोर्ट्स में अगर कोई इंसान ओलंपिक्स में सिल्वर लाता है, गोल्ड लाता है, तो उस पर्सन को एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब ऑफर की जाती है। इसकी वजह से भी लोगों को क्विक सक्सेस चाहिए, है ना। कोवेटेड जॉब्स ऑफ्टन आपकी जो पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस की सर्विसेज होती हैं उनमें, है ना। तो कहीं ना कहीं मेडल एट ऑल, ये जो एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, मेडल एट ऑल, है ना, इट कॉस्ट्स द मेंटालिटी at all costs, mentality plays into the hands of those supplying performance enabling substances। ठीक है, इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि मिले जिसकी वजह से इंडिया में डोपिंग के इंस्टेंसेस जो हैं ज़्यादा हैं। और यहाँ पर डोपिंग जो है आपकी वो इलीट लेवल के एथलीट्स में नहीं, जूनियर और कॉलेज लेवल के, डिस्ट्रिक्ट स्कूल के बच्चों के बॉडी में भी देखने को मिली है। ठीक है, इवन CAPF के फिजिकल में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ लोग जो हैं परफॉर्मेंस एनहेंसर पी के आते हैं, ठीक है, मतलब इंजेक्शंस लगवा के उसके आते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डोपिंग। ठीक है ना। और ज़्यादा ये आपको मिलेगा ट्रैक फील्ड, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में, जो कि इंडिया जिसमें जो है
ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग था उसी में डोपिंग के केसेस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यही बात इन्होंने यहाँ पे कही है। इसी के रिगार्डिंग एक और आर्टिकल आपका कहता है जो कि कहता है कि इंडिया को, है ना, इंडिया को प्रॉपरली it cannot be denied that lucrative cash awards for big international medals may also be prompting elite athletes to take banned performance enhancing drugs despite the risk of adverse effects on one's health over the years। इंडिया ने जो है पास किया है अपना नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2025 में, जो कि आपके विंटर सेशन में निकला है। ठीक है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है ना। उसमें आपका एंटी डोपिंग एजुकेशन, ठीक है, और जो भी ये चीज़ें जो कि डोपिंग को ट्रिगर करती हैं, चाहे वो नीड है, चाहे वो ग्रीड है, चाहे वो इग्नोरेंस है, तीनों प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया है इसका, है ना। चलो, इतना सा ये आपका मैटर था। फिर आता है आपका इंडिगो मेल्टडाउन। देखो, इंडिगो मेल्टडाउन वाला जो मैटर है ना, उसको आई विल नॉट टच मच हेयर, है ना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट तो है बट ये मतलब उस टाइप से नहीं है। इसमें मोस्टली मैंने आपको इसको पढ़ने के लिए कहा था। इंडिगो मेल्टडाउन में आपका जो कंट्री में मोनोपोली का इशू है, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया में आज से करीब करीब 15 या फिर इन्होंने कहा था अराउंड 2010, ठीक है, काफ़ी सारी कंपनीज ऑलमोस्ट 14 एयरलाइंस जो है वो ऑपरेट कर रही थी। ठीक है, अब इंडिया में ये जो नंबर है ये सिर्फ 3 एयरलाइंस पे आ चुका है। तो इसी मोनोपोली की वजह से आपका सिस्टमेटिक फेलियर्स यहाँ पे हुए, है ना। अब ये पूरा क्या इशू था ये आपको अपने एंड से इसको पढ़ के रेडी करना है ना। मेरे एंड से फिर नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मेरी तरफ से मैं वो उठाऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है ना। ठीक है, अब आपका आता है ये सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है, इस एक स्पेसिफिक आर्टिकल में इसके एडिटर ने कहा है कि हमारी कंट्री जो है पहले एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री होती थी इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स के केस में इट यूज टू बी अ वेरी इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि हमारी कंट्री का जो डिफेंस इकोसिस्टम है, जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, ये sorry there was some technical issue, let me check it again, wait। और हमारी कंट्री में क्या होता था, जो डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, द डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज विच वर देयर, उनको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस के फील्ड में जो भी सप्लाई चेन थी उसमें दे वर नॉट अलाउड। ठीक है, एंड रेगुलेशंस जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं इंडिया में व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इक्विपमेंट्स, चाहे वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, यूजेज हो या कुछ भी हो। ठीक है, बट अब क्या है, अब एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिला। रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया जो है, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हम फिलीपींस को, ठीक है, फिलीपींस एक हो गई, है ना, फिर एक और कंट्री थी जिसका यहाँ पे अर्मीनिया को, ठीक है, तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ को हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि देयर वॉज अ टाइम जब हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हुआ करते थे। इसके बारे में आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा डिफेंस के में। ठीक है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन आपने जब स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा तो इंपोर्ट के बारे में आपने देखा होगा कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, मतलब 95% ऑफ द इक्विपमेंट्स हमारे 1990s के अप्रॉक्स में इंपोर्ट ही होते थे रशिया से, है ना। उसके बाद हम धीरे धीरे करके अब जो है इस नंबर को 40% पे ला चुके हैं। स्टिल हम बहुत इंपोर्ट करते हैं एज़ पर द रेट, मतलब आपकी जो रिपोर्ट है सिप्री की, वो अभी भी इंडिया को लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर ही मानती है। लेकिन अब हम क्या करें, हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहती है कि अब प्राइवेट सेक्टर जो है इस सेक्टर में पार्टिसिपेशन ले। इसके लिए गवर्नमेंट ने एफडीआई लिमिट को भी एक्सपेंड करके पूरा 100% पे ला दिया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इसमें आपके एडिटर कहते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओपन की है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, है ना, एंड अ प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ लिस्ट ऑफ आर्म्स एंड आर्मामेंट्स टू बी प्रोक्योर्ड अंडर मेक, है ना, इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोग्राम जो आपका है, इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोग्राम, इसमें आपका इंडिया में मेक इन इंडिया की जो लिस्ट है, कौन से डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो इसके अंडर मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं बाय द प्राइवेट सेक्टर, इसकी एक प्रॉपर लिस्ट दी है।
इतना क्लियर हुआ? ठीक है। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिफेंस या फिर प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत क्या है? देखो, इसके पीछे इन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए हैं, है ना। पहला तो यही है, दीज ट्रेंड सिग्नल अ मैच्योरिंग इकोसिस्टम दैट इंक्रीजेज कैपेबल ऑफ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल सप्लाई चेन। देखो, इसके लिए इन्होंने कहा है कि पहले तो जो इवॉल्विंग रिस्क है ना, इन यूरोप, वेस्ट एशिया एंड एशिया में, उसने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया आपका, ठीक है, फिर अभी आपका यूएस की पॉलिसीज हमने देखी, वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट्स हमने देखे, तो उससे आपकी जो सप्लाई चेन की फ्रेजिलिटी है ना, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया, सप्लाई चेन की जो फ्रेजाइल नेचर है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो रिस्क है वो क्लियरली एक्सपोज हो गया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? फाइन। पहला रीजन तो इन्होंने ये दिया जिसकी वजह से इंडिया को अपना खुद का नेशनल एक डोमेस्टिक सप्लाई चेन जो है डिफेंस के इक्विपमेंट्स के लिए क्रिएट करनी चाहिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। तो अ डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री, है ना, एंड अ मोर रेजिलियंट सिस्टम इज नीडेड, ठीक है। फिर इंडिया का क्या है, फॉर इंडिया विच फेसेस परसिस्टेंट चैलेंजेस अलोंग इट्स बॉर्डर एंड इन मैरीटाइम डोमेन, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस नॉट ओनली डिजायरेबल बट ऑल्सो इंडिस्पेंसिबल। दूसरा रीजन इन्होंने ये दिया हुआ है यहाँ पर कि इंडिया, जहाँ पे हमारे पास में डुअल थ्रेट है, किसका, चाइना का एंड पाकिस्तान का, और जो हमारे इंडियन ओशियन की इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे जो मैरीटाइम थ्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी वजह से भी इंडिया को अपना खुद का एक डोमेस्टिक सप्लाई चेन जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स की करनी चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। तीसरा ये है कि जो शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं, बीच में आपका वॉर्स से 2010 के बाद से वॉर्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट पर ज़्यादा बजट देने से डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, थोड़ा सा दूर होने लगी थी। डिफेंस का जो बजट था, जो पोर्शन था, उसको कम किया गया एंड अदर सेक्टर्स पे ज़्यादा एम्फेसिस डाला गया। लेकिन नाउ देयर इज़ अगेन अ शिफ्ट इन द पॉलिसी। अगेन जो यूरोपियन मार्केट है वो एक एम्फेसिस दिखा रही है किस पे, a renewed emphasis on defense spending and the saturation of traditional suppliers। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि इंडिया की खुद की डिफेंस की जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो इस हिसाब से इवॉल्व हो कि वो सिर्फ अपनी ही रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, एक्सपोर्ट के लिए भी क्रिएट करे। क्लियर हो गया? ठीक है ना। ये कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया। फिर जो इंडियन ओशियन की एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है और जो इंडिया का एक डिप्लोमेटिक राइज है, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया को एक क्रेडिबल सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है। तो इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए। दीज 4 to 5 रीजंस इन्होंने यहाँ पे दिए जिसकी वजह से इंडिया के डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। ठीक है, डोमेस्टिकेशन भी होगी, इंडिजनाइजेशन भी होगी एंड प्राइवेटाइजेशन, है ना। इसको ऐसे कनेक्ट करके लिख लेना, इंडिजनाइजेशन अलॉन्ग विद प्राइवेटाइजेशन या फिर इंडिजनाइजेशन थ्रू प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से। बट इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला हर्डल जो है वो है रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज। डिफेंस सेक्टर में, है ना, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज आर वेरी वेरी हाई। ये स्पेशली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है एमएसएमईज के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अप्रूवल्स नीड टू बी स्पीडेड अप, ठीक है, क्योंकि ये डिफेंस का मैटर है तो इसमें स्क्रूटिनी और जो आपका पेपर वर्क है एंड अदर जो भी आपका वर्क होता है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा, लॉन्ग डिमांड प्रोजेक्शंस क्रिएट करने चाहिए, है ना। गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पे पूरी मेक इन इंडिया में लिस्ट दी ना, ऐसे ही लॉन्ग डिमांड और गोल्स गवर्नमेंट को सेट करके प्राइवेट सेक्टर के सामने रखनी चाहिए ताकि उन्हें इंसेंटिव मिल जाए फॉर फर्दर प्रोडक्शन, है ना। लॉन्ग टर्म डिमांड प्रोजेक्शंस विल गिव प्राइवेट सेक्टर द कॉन्फिडेंस टू मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट। दूसरा ये है ना, ये मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि करनी चाहिए गवर्नमेंट को अपने एंड से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा इन्होंने कहा है यहाँ पे रिसर्च कैपेबिलिटी बनाने की। फ्रंटियर रिसर्च मस्ट रिमेन इट्स कोर फोकस वाइल प्रोडक्शन स्केलिंग एंड कमर्शियलाइज शुड इंक्रीजिंग शिफ्ट टू डिस्ट्रिक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो डीआरडीओ है, अब तक आपका जो मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो डीआरडीओ बनाता है। डीआरडीओ बनाता है, एचएएल आपका बनाता है, भेल बनाता है ना, ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो डीआरडीओ का जो काम है ना वो मोस्टली रिसर्च तक, फ्रंटियर रिसर्च तक रेस्ट्रिक्ट हो जाए
और जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्रोडक्शन हो गया, स्केलिंग हो गई, कमर्शियलाइजेशन हो गया, वो सब पब्लिक जो आपकी HAL है ना, और जो बाकी आपकी अदर प्योरली प्राइवेट कंपनीज हैं उनके हाथ में जाना चाहिए। स्पेशली आपकी MSMEs जो कि कंपोनेंट डिज़ाइन करने में बहुत बड़ा काम प्ले कर सकती हैं, ठीक है। और एक डेडिकेटेड प्रोफेशनली स्टाफ्ड एक्सपर्ट्स, ठीक है, फैसिलिटेशन वो स्ट्रीमलाइन आउटरीच, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इसके लिए इन्होंने फिर कुछ स्टेप्स लेने को कहा है। पहला स्टेप ये उन्होंने यही कहा है कि देयर इज अ नीड टू ओवरहॉल फाइनेंशियल टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ्टन फेस चैलेंजेस इन सिक्योरिंग कॉम्पिटिटिव क्रेडिट लाइन मीटिंग एक्सेसिवली स्ट्रिंजेंट डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स। इनके लिए प्रोसीजर सिंप्लीफाई होने चाहिए, क्रेडिट लाइन अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना है, स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपेंडिंग इंटीग्रेटेड टेस्टिंग फैसिलिटी, प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 3 पॉइंट हो गए, एक फाइनेंस, एक आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क ईज ऑफ, और थोड़ा सा आपका टेस्टिंग फैसिलिटी ये अवेलेबल होनी चाहिए जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडेड हो, ठीक है। बाकी इन्होंने इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई हैं, वो आपको देखने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और कंक्लूजन इसमें आप अपने एंड से भी बहुत अच्छा देख सकते हैं, और चाहो तो इनका ले लो, इन्होंने भी बहुत अच्छा बताया है। देखो, डिफेंस एक्सपोर्ट्स आर नॉट मियरली अ कमर्शियल अंडरटेकिंग, दे सिग्निफाई टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी, स्ट्रेटेजिक रिलायबिलिटी एंड द इमरजेंस ऑफ अ नेशन एज अ मेजर एक्टर इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसी को एज इट इज नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो, है ना। अगला ये आपका था MG नरेगा के ऊपर। देखो ये पेपर 2 में डायरेक्टली इसमें से नहीं आने वाला है कुछ भी, जितना मुझे लगता है इसके बारे में, लेकिन आप पढ़ के रेडी कर लो, ये आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से स्किप कर रही हूँ, है ना। अब आपका ये जो डाउरी वाला है ना, इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि इसको आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा, चाहो तो वो काम कर लो, है ना। इस एक पर्टिकुलर आर्टिकल से हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उठा सकते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया टर्मिंग डाउरी अ क्रॉस कल्चरल ईविल। क्रॉस कल्चरल ईविल ये कैसे बन रहा है देखो, है ना। इसमें आप चाहो तो इसमें से कुछ करंट ट्रेंड के रिगार्डिंग लेके चल सकते हो। करंट ट्रेंडिंग डाउरी के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे ये बताया है, क्रॉस कल्चरल इन द सेंस, देखो मुस्लिम वुमेन के लिए देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ मेहर, ठीक है, मेहर, है ना। ये एक टाइप का आपका कुछ अमाउंट होता था जो कि सिक्योर किया जाता था बाय द ग्रूम, जिससे कि अगर इन फ्यूचर डाइवोर्स होता है कुछ भी होता है तो उस टाइम पे उस वुमेन को वो दिया जाएगा, ताकि उससे उस वुमेन के पास में कुछ इनकम एंड कुछ प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहे। मुस्लिम्स में ये प्रैक्टिस फॉलो होती थी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये मानी जाती थी। लेकिन अब मुस्लिम्स भी जो है आपके वो डाउरी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब मुस्लिम्स में भी जो कॉम्पिटिटिव मैरिज कल्चर है, ठीक है, उसमें ये आपका डाउरी सिस्टम जो है वो फॉलो होना शुरू हो गया। मेहर जो था पहले होता था वो डाउन हो रहा है, ठीक है। ये क्लियरली समझ हुआ। इससे पता चलता है कि डाउरी की जो लिमिट्स हैं वो कितनी ज़्यादा जा रही है। ये आपके लिए एक केस स्टडी की तरह था, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना। बाकी आपने डाउरी वगैरह के बारे में अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलो, बाकी इसमें कुछ कीवर्ड्स है ना, जैसे कि ये हमने क्रॉस कल्चरल ईविल देखा, फिर आप देखो तो हायर अप ट्रेसेस, ठीक है। फिर आपका बैगेज ऑफ द समाज, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सोसाइटी में जो एक नोशन है ना इंडियन फैमिलीज़ का, कि उन्हें अपनी लड़की की शादी जो है वो एक लेवल ऊपर की फैमिली में करवानी है, तो उसके लिए दे फील के दे कैन पे डाउरी, ठीक है। तो उसके लिए डाउरी इज कंसिडर्ड एज एन अमाउंट, है ना। तो इसको कहा जाता है हाइपरगेमी, दस बिकेम बोथ सोशल स्ट्रैटेजी एंड रिलीजियस सेंशनड नॉर्म, ठीक है। ये कुछ टाइप के बैगेज ऑफ द समाज, इसको डाउरी को कहा है इन्होंने, ठीक है। इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं बस, और एक हमें केस स्टडी मिलता है वो इस्लामिक लॉ वाला, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, ये जो आपका ये वाला आर्टिकल है फर्स्ट वाला, द अपस्किलिंग गैप, वाई वुमेन रिस्क बीइंग लेफ्ट बिहाइंड बाय AI, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है कि इंडियंस आर कंज्यूम्ड बाय 2 एंजाइटीज, ठीक है। पहला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा वेदर द फ्यूचर बिलोंग्स टू 80 आवर वर्क वीक और द राइट टू डिस्कनेक्ट आफ्टर ऑफिस आवर्स, ठीक है। तो 2 इश्यूज यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बोले हैं कि या तो AI, एक तो AI है कि AI कहीं सबकी जॉब्स ना ओवरटेक कर ले, ठीक है, और दूसरा
कहीं ओवर टाइम जो आपका 70 आवर वर्क कल्चर, 80 आवर वर्क कल्चर कुछ सीईओज ने जो प्रपोज किया है, या फिर राइट टू डिस्कनेक्ट, ये भी एक न्यूज़ में था, ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट वाला जो केस है ना, ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट वाला जो केस है ये रहेगा, ठीक है, आफ्टर ऑफिस आवर्स, है ना। राइट टू डिस्कनेक्ट आपको पता होगा कि ऑफिस आवर्स के बाद ऑफिस वर्क से, ऑफिस के साइड से बहुत ज़्यादा कॉल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है कि इंडिया की ये प्रेजेंट 2 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फिर इन्होंने फर्दर कहा है कि इसमें विमेन की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है ना। अब क्या है, 40% ऑफ जो विमेन है आपकी, है ना, वो लेबर फोर्स में है, ठीक है, ये अच्छी बात है ना। लेकिन जब इन्हें मेन के साथ कंपेयर किया जाए तो विमेन जो है वो मेन से ज़्यादा काम करती है, ठीक है। और अगर हम इसे वीकली बेसिस पर देखें तो विमेन के लिए ये जो नंबर है 2 to 2.5 आवर्स अ वीक ज़्यादा है ना, एज़ कम्पेयर टू मैन, इतना ये करती है, ऑलमोस्ट दुगना। और इसमें 2 टाइप के वर्क है, एक आपका पेड वर्क है और दूसरा जो पेड वर्क है इसने इनके जो अनपेड वर्क था घर पर, जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वर्क था, उसको कम नहीं किया है, उल्टा स्टैकिंग हो गई है। दोनों ही काम अब विमेन के ऊपर है। तो इसकी वजह से विमेन को अपने लिए खुद के सेल्फ डेवलपमेंट, लेजर और एडिक्वेट रेस्ट के लिए बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, फाइन, है ना। चलो, ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ तक जो है आपका बेसिक विमेन की प्रॉब्लम को जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें आपके स्टैटिक पोर्शन में मिल जाएंगी, तो इसको रीड मत करना, इसको स्किप कर सकते हो क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे जो मेन है प्रॉब्लम है वो ये है कि विमेन के ऊपर जो प्रॉब्लम है, ठीक है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी वजह से इसी प्रॉब्लम को फर्दर एग्जिबिट कर दिया किसने, एआई, ठीक है। इवन द रिसेंट राइज इन वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इज ड्रिवन लार्जली बाय अनपेड फैमिली वर्क एंड लो पेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। द एआई era could make this worse as women's jobs are more automation prone। देखो यहाँ पे क्या है, वुमेन जो है, मोस्टली जो वुमेन है आपकी, वो लो पेड जॉब्स में इन्वॉल्व है, कॉर्पोरेट में भी, इवन इंडस्ट्री में भी, ठीक है। तो जो लो पेड वर्क वाली जॉब होती है ना, ये बहुत ही इजीली ऑटोमेट हो जाती है ना। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो विमेन के जॉब रोल्स हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टू ऑटोमेशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा यहाँ पे ये है कि विमेन के पास में ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, तो वो एआई रिलेटेड जो न्यू एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, जो न्यू स्किल्स की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग खुद को अपग्रेड नहीं कर पा रही है। तो लेसर टाइम फॉर अपग्रेडेशन, लेसर टाइम फॉर अपग्रेडेशन, और जो एग्जिस्टिंग स्किल सेट के ऊपर आप फर्दर अपग्रेड करते हो वो भी विमेन के पास अवेलेबल बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि विमेन का ऑलरेडी पार्टिसिपेशन स्टेम कोर्सेज में जो है वो कम है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, 2 पॉइंट समझ आए, ठीक है। ट्रू एम्पावरमेंट कैन नॉट मीन मियरली एडिंग जॉब्स अनलेस पेड एम्प्लॉयमेंट रिप्लेसेस वुमेन्स ड्रेजरी इंस्टेड ऑफ कंपाउंडिंग इट। पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, वर्क प्लेस मस्ट बी redesigned around women's time, an undervalued resource that underpins both care and productivity, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस लाने की ज़रूरत है, जिसमें विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाए। इसमें इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो डेटा ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए, है ना। यूजेस, जैसे कि एक्सप्लिसिट यूज ऑफ टाइम यूज डेटा, है ना, टू फ्री वुमेन्स टाइम फ्रॉम अनपेड वर्क एंड रिडायरेक्टेड टुवर्ड हायर वैल्यू एंड रिम्यूनरेटिव एक्टिविटीज़। इसके लिए इन्होंने पहला सजेशन ये दिया है कि जेंडर बजटिंग आपकी होनी चाहिए, है ना। जेंडर बजटिंग के थ्रू प्रॉपरली एक पॉलिसी वुमेन के लिए बनाई जानी चाहिए, वुमेन सेंट्रिक पॉलिसी। एंड बजट्स मस्ट प्रायोरिटाइज एंड सस्टेन आउटलेज टू टाइम सेविंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, पाइप्ड वाटर, क्लीन एनर्जी एंड अदर थिंग्स, है ना। अभी अभी हमने पीछे भी देखा था शायद, पीछे नहीं सॉरी, ये मैंने कोर्स में पढ़ाया था बच्चों को। नेपाल में अभी भी 30% ऑफ जो विमेन है वो अपना टाइम, 30% ऑफ देयर डे नेपाल में, ठीक है, विमेन जो है उसको कहाँ पे लगाती है, वाटर लेके आने में लगाती है अभी भी, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, है ना। फिर जो आपके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि एआई मिशन हो गया, एआई करियर फॉर वुमेन, विमेन स्पेसिफिक एआई डिज़ाइंस बनानी चाहिए। प्लस वुमेन के लिए सस्टेन्ड ट्रेनिंग सेंटर्स, वोकेशनल कैपेबिलिटीज़ उनकी बनाने के लिए, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए प्रॉपर सिस्टम इज़ नीडेड, ये इन्होंने यहाँ पे कहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, चलो, है ना। शो सम पेशेंस, थोड़ा सा और बाकी रह गया बस, ठीक है। इसमें देखो,
है ना। ऐसा आर्टिकल जब भी कभी आता है ना, इसमें आपको पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसे आर्टिकल में मोस्टली आपका जो है ना, इसमें मोस्टली जो है आपका बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं इस एक पर्टिकुलर आर्टिकल में कवर अप नहीं किए हैं। डिफ्यूज्ड एंड अपेरेंटली डिसजॉइंट मैनर इन विच क्राइम वर्टिकल्स ऑपरेट, ठीक है। कुछ मतलब इतना हमारे काम का पेपर टू डायरेक्ट जो है इसमें देखने को नहीं मिला है, जो पेपर टू में बहुत ही डायरेक्टली काम आ जाए। बट यार देयर आर सर्टन टर्म्स, जैसे कि आपका यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग आज भी एक प्रेसिंग इशू है, लेकिन इसके रिगार्डिंग फर्स्ट थिंग इज यू नीड डेटा। डेटा आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको गूगल से निकालना पड़ेगा इसके केस में, ठीक है। ये आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा भी होगा, चाइल्ड लेबर के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी उसमें शायद आपने रीड किया होगा, ठीक है। नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, इसको आपको अपने स्टैटिक से ही देखना है। इसके रिगार्डिंग एक तो डेटा याद रखना, फिर आपका यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत सारे लेवल्स पे कॉम्प्लेक्स लेयर में ऑपरेट करता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये जो वर्ड्स है ना, इट ऑपरेट्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ रिक्रूटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, हार्बरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग माइनर विक्टिम्स। एक तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, पेपर में एज इट इज़ ये यूज़ करने हैं, है ना। प्लस अभी अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में इन्होंने कहा है, जहाँ पे उन्होंने जुडिशियल सेंसिटिविटी दिखाई है टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, है ना। फिर इन्होंने कहा है कि डिफ्यूज्ड एंड अपेरेंटली डिसजॉइंट मैनर इन विच क्राइम वर्टिकल्स ऑपरेट इन एरियाज ऑफ रिक्रूटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड हार्बर, इफ नॉट इम्पॉसिबल फॉर द विक्टिम टू नरेट विद प्रिसीजन, क्लैरिटी द एंड क्लैरिफाई द इंटरप्ले ऑफ दीज प्रोसेसेस, ठीक है। कभी कभी ये विक्टिम जो मतलब मिल जाते हैं, है ना, जो रेस्क्यू हो जाते हैं, उनके लिए क्लियर कराना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई बहुत सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं सच, बस ये वर्ड्स याद रखना। और इन चीज़ों को एक बार हम देख लेते हैं। इन्होंने जुडिशियल सेंसिटिविटी में कहा है अ चाइल्ड्स सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल वल्नरेबिलिटी स्पेशली फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड और बैकवर्ड कम्युनिटीज़। यहाँ इन्होंने काम की बात कही है कि दिस इज समथिंग जिसकी वजह से कोई भी बच्चा पोवर्टी, है ना, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो लेवल ऑफ अवेयरनेस, है ना, दिस इज समथिंग जिसकी वजह से बच्चे जो हैं, स्पेशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के बच्चे, एससीज, एसटीज, ओबीसीज के बच्चे जो होते हैं, वो मतलब आपकी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है उसके विक्टिम बन जाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स जो हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में वर्क करते हैं, विच ऑफ्टन मिसलीड्स माइनर विक्टिम शुड नॉट बी फॉल्टेड फॉर फेलियर टू प्रोटेस्ट प्रॉम्प्टली, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये कही है, फिर कहा जुडिशियल कंसिडरेशन ऑफ अ माइनर्स टेस्टिमनी मस्ट बी सेंसिटिव एंड अवॉइड सेकेंडरी, ये इसको छोड़ दो, ये टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा। और कन्विक्शन रेट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अ ट्रैफिकिंग विक्टिम्स टेस्टिमनी डिजर्व्स द सेम वेट एज दैट ऑफ इंजर्ड विटनेस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बस इतनी सी बात ये कही है। तो इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा ऐसा सच नहीं है, बट हाँ इतना है कि आप अपना स्टैटिक पोर्शन जब रेडी कर रहे हैं तो उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में डेफिनेटली पढ़ें। यहाँ से बस हमें ये कुछ अच्छे कीवर्ड्स मिल गए देखने को, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसी में आपकी आज की जो यूट्यूब वीडियो है इट एंड्स हेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने देखे, ठीक है। इट वॉज क्वाइट अ हैवी वीक फॉर अस, है ना, काफ़ी बड़ा था ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आपकी है रिलेटेड टू योर नेक्स्ट वीक, जिसमें आपके एडिटोरियल्स आएंगे, उनको वी विल सी। थैंक यू सो मच।